ऐसे सिस्टम में अगर आप पहुंच गए तो बिल्कुल आप जब यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे एंगल कितना है। प्रतीत क्या होगा, ये तो वास्तविकता में यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो बेझिझक आप त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात होने वाली है किसी भी वेक्टर को हम कैसे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, किसी भी वेक्टर को हम कैसे तोड़ सकते हैं और तोड़ने पर जो नया वेक्टर आपको मिलेगा उसको क्या कहते हैं। तो हिंट समझ में आया? हिंट क्या है? तोड़ने पर जो नया वेक्टर मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल का हिस्सा रहेगा। वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। और यार किसी भी वेक्टर को आप 2D में विजुअलाइज करोगे, आज आप उसको 3D में भी विजुअलाइज करोगे, उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं उनको मैं आपको एनिमेशन के जरिए दिखाऊंगा बना के, और उसको फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स की भाषा में, वेक्टर्स के वातावरण में। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मोबाइल को सामने रख दो, ठीक है, और बड़े ध्यान से वीडियो को देखो। शॉर्ट वीडियो रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है ये? सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या नाम है इस वेक्टर क्वांटिटी का? सर इसका नाम है फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? सर 20 न्यूटन का फोर्स है। तो सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलता, मैग्नीट्यूड से सिर्फ काम नहीं चलता, हमें ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितना है। सर ये कुछ एंगल तो बना रहा है, तो एक रैंडम केस लेके चलते हैं। हॉरिजॉन्टल से मान लो ये थीटा का एंगल बना रहा है। बच्चों ये जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका नाम है फोर्स, इसको आप तोड़ सकते हो। मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 20 cos थीटा और 20 sin थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो बात समझ में आया? तो जब कभी भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मतलब एक्स और वाई में तोड़ते हैं, तोड़ने पर जो आपको प्राप्त होता है वाई में और एक्स में, उसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का हिस्सा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जैसे कि मेरा स्टाइल है हमेशा डेमो पहले डेफिनेशन बाद में। अब आप इसका डेफिनेशन पढ़ लो, एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। जस्ट रीड दिस। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, बोले तो x बोले तो y, द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन दैट इज 20 sin थीटा एंड 20 cos थीटा आर कॉल्ड दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ये बताइए। तो चलो बताते हैं आपको, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ है। कुछ हुआ है यहाँ पे, फिर से करें हमें ओपी वेक्टर को लिखना है। अब इस ओपी वेक्टर को मतलब 20 न्यूटन के वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। फिर से हमें क्या लिखना है? अभी वेक्टर्स की भाषा में इस ओपी को एक्सप्रेस करना है, वेक्टर्स की भाषा में 20 न्यूटन को एक्सप्रेस करना है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई 20 न्यूटन एट अ सर्टेन एंगल थीटा, ये तो स्टेटमेंट हो गया। वेक्टर्स का लैंग्वेज मैंने कहां यूज किया? मुझे तो आई जे के इन टर्म्स में बात करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये जो 20 न्यूटन है ये एक ट्राइंगल का हिस्सा है। ठीक है, ये ट्राइंगल का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक यहां पे तो वेक्टर लगा हुआ है, तो इस वाले को यहाँ पे कुछ नहीं है, एक प्रकार से ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको खींच करके यहाँ पे फिट कर देंगे। मतलब इसका जो टेल है वो एम पर आ जाएगा, मतलब 20 cos थीटा के हेड पर आ जाएगा, और इसका जो हेड है मेन वेक्टर काले वाले वेक्टर के हेड के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेगा, और कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। समझ में आया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे लगाना था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में होते हैं कितने? 3 वेक्टर्स। तो देखिए आपको 3 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको लिखोगे OM प्लस MP इज इक्वल टू OP। ये है लिखने का तरीका। ट्रायंगल लॉ लगाया हमने यहां पे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर OM कितना है? 20 cos थीटा है। देखिए सिर्फ 20 cos थीटा लिख देने से काम नहीं चलेगा। ये OM क्या है? ये है तो वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। OM कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप होता है। तो सर इसको लिखना पड़ेगा, OM के जगह आप क्या लिख सकते हो? 20 cos थीटा आई कैप। उसी प्रकार से ये MP
इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 साइन थीटा। ठीक है सर, और ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव वाई की दिशा में। पॉजिटिव वाई की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। तो इसका एमपी की जगह क्या आ जाएगा 20 साइन थीटा जे कैप, और कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आया? डेमो समझ गए? अब डेमो समझ गए हो तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं किसी भी वेक्टर ए के लिए। तो ये रहा, ठीक है। तो इस किसी भी वेक्टर ए के, वो वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, वो फोर्स का वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन का वेक्टर हो सकता है, मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। इस केस में एक्स और वाई। तो एक ए एक्स हो गया, आप चाहो तो उसको ए कॉस थीटा बोल लो। एक ए वाई हो गया, आप चाहो तो उसको ए साइन थीटा कह लो। तो उसको लिखने का स्टाइल फिर से ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी। कहानी कुछ ऐसी है। तो ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। तो बच्चों अब आप समझ चुके हो कि वेक्टर्स को 2D में कैसे एनालाइज करना है। आप चाहो तो ये एंगल भी वर्कआउट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पे भी दिखा, क्या लगा देना, ट्रिगोनोमेट्री, tan थीटा लगा लो, परपेंडिकुलर बाय बेस ए वाई बाय ए एक्स। ये रहा फिर से ए वाई बाय ए एक्स। समझ गए? 2D का वातावरण समझ में आया। अब 3D के वातावरण में चलते हैं और देखते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग उसके कंपोनेंट्स में कैसे देख सकते हैं, फिर उसको कैसे आई जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पे कहानी इतनी आसान नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वेक्टर जो है एक प्लेन में है। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वेक्टर जो था या तो ऐसे रखा है या तो ऐसे रखा है, मतलब प्लेन में समाया हुआ है। अब वेक्टर ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट तो उसके रहेंगे, लेकिन साथ में आपकी तरफ एक और एक्सिस जा रहा है जो कि है जेड एक्सिस, उस डायरेक्शन में भी रहेगा कंपोनेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, खासकर विजुअलाइज करने में हमें समस्या होती है। तो दिखेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एक्स के साथ थीटा बना रहा है तो वाई के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, मतलब थीटा के टर्म्स में ही आप एक्स और वाई का हिसाब किताब दे सकते हो। अब दिक्कत होनी है हमें, तो चलो आते हैं मुद्दे पर, सबसे मेन टॉपिक पर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। देखें ध्यान से, देखिए कुछ भी अगर इधर उधर ध्यान जा रहा हो तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अभी फोकस करो। जो मैं बताने वाला हूं वो आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, पुस्तक में सिर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन उसको आप 3 डायमेंशन में सोच नहीं पाओगे, ठीक है। अभी आपको काफी मदद हो जाएगी। देखिए क्या है ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वेक्टर को मैं रखूंगा, पिछली बार भी वेक्टर का नाम क्या था, ओपी, इस बार भी वेक्टर का नाम क्या रहेगा, ओपी। फर्क ये है, पिछली बार वो 2D का केस था, एक्स और वाई प्लेन में था, इस बार 3D का केस है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा। तो वेक्टर का टेल जो है वो ओ पे रहेगा और हेड कहीं यहां पे। लेकिन फिर आप लोग सोचोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी एक्स वाई प्लेन में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई एक कागज के टुकड़े में जो कि एक 2D है, हम 3D कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा, अब समझ में आया किस में है, ये 3D में है, मतलब ऐसा नहीं है, वो ऐसा सामने की तरफ आ रहा है वो, ठीक है। ओके, इसके कंपोनेंट्स, पिछली बार वेक्टर के कंपोनेंट्स गिरे थे ए एक्स और ए वाई, एक्स और वाई एक्सिस में। तो इस बार जेड एक्सिस भी है, तो ए एक्स गिरेगा एक्स एक्सिस में, ए वाई गिरेगा वाई एक्सिस में, ए जेड गिरेगा जेड एक्सिस में। तो मतलब 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट गिरा, ये कौन से एक्सिस में गिरा, एक्स एक्सिस में। ये जो कंपोनेंट गिरेगा यहाँ पे, ये किस में गिरेगा, वाई एक्सिस में, ठीक। अरे वाई एक्सिस तीसरे नंबर पे है क्या, अच्छा चलो, ये जेड एक्सिस का हुआ और वाई एक्सिस का गिरेगा यहां पर, ए वाई बोलेंगे हम इसे। इतनी बात समझ में आई। ये सर कंपोनेंट्स तो गिर गए, लेकिन इससे हमें क्या फायदा है और इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हमें इस बारे में सोचना है। पिछली बार तो सर आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था, इस बार भी क्या आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। और यहां पे मैंने एक और वेक्टर बनाया है, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है, ओ एम मैंने नाम दिया है। देखिए कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा, क्या बना रहा हूं मैं। अब हमको ये सोचना है, 3D में सोचना है, ठीक है, कि पॉइंट ओ पी और ये एक और पॉइंट है, कुछ भी मान लो, इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन गुजर रहा है। क्या है, एक प्लेन, कागज ऐसा समझ लो,
कागज समझ लो, कार्डबोर्ड समझ लो, इन तीनों पॉइंट से क्या पास हो रहा है? एक प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा सोचना है आपको। अब देखिए बच्चों, वेक्टर यहां पे एंगल जो बना रहा है ओरिजिन पे, ये जो वेक्टर है ओरिजिन पर जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? बीटा। और एक बात और आपको बता देते हैं, वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो है अल्फा, वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो है गामा। समझ में आया? ओके, ठीक है, लेट्स गेट बैक टू वेयर वी वर। तो हम क्या देखना चाहते हैं? ये पॉइंट, देन ओरिजिन, देन दिस पॉइंट पी। व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज इन तीनों से पास होता हुआ एक प्लेन, और उस प्लेन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है प्लेन। तो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से? सर बीटा एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया। और यहां पे एंगल कितना बनेगा? ये 90 डिग्री का बनेगा। बस यही बात हमको सोचनी है। किसी भी ट्रायंगल में जब 90 डिग्री का एंगल बनते दिख गया, बिंदास ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये वाकई में यहां पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अपने इमेजिनेशन, अपने काल्पनिक शक्ति को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको यहां से देखोगे ना, देखो अभी आप बेसिकली वीडियो को सामने से देख रहे हो, ये जो स्क्रीन में मैंने बनाया है ये भी हम सामने से देखते हुए बनाए हैं। अब किसी 2D स्क्रीन में 3D हम कैसे दिखाएं? तो ये समस्या की बात है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में अगर मान लीजिए आप चलते हुए आपके इर्द गिर्द ऐसा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे सिस्टम में अगर आप पहुंच गए तो बिल्कुल आप जब यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे एंगल कितना है। प्रतीत क्या होगा? ये तो वास्तविकता में यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो बेझिझक आप त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? व्हाट यू विल सी व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस प्लेन which happens to be passing through OP and this very point over here, आपको ये दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये क्या था? A था, और ये क्या था? AY था। ये AY और ये A, तो मैं लगा देता हूं, ये AY और ये A। कॉस बीटा लगाओगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस बीटा बेस कितना है? AY, और हाइपोटेन्यूज कितना है? A। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो आपका AY का वैल्यू आ जाएगा A कॉस बीटा। समझ में आया? इतना समझ गए बच्चों? तो हम लोगों ने वाई एक्सिस का हिसाब किताब कर लिया। वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा था, और एक ट्रायंगल हमने पास किया था एक्चुअली, या प्लेन पास किया था OP और इस पॉइंट से। सेम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। इस बार जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखने का ना इसको, अल्फा। आप ऐसा सोचो, कल्पना करो कि OP और ये वाला पॉइंट, इन तीनों से एक प्लेन पास हो रहा है, ट्रायंगुलर प्लेन। फिर से OP और ये वाला पॉइंट से क्या पास हो रहा है? एक प्लेन पास हो रहा है। तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। सोच के देखना बच्चों, पिछली बार भी यहां पे एंगल कितना बना रहा था वाई एक्सिस के साथ? बीटा। अब इस बार एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिन पे एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। अच्छा, कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो टेल है यहां पे एंगल बनता है अल्फा, बीटा या फिर गामा, और कंपोनेंट का जो हेड है वहां पे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल। पिछली बार वाला दिखाएं आपको, ये देखिए कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ना AY, इसके टेल पे बनता है एंगल और उसके हेड पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। बिल्कुल यही होना है। अब 3D को हमको सोचना पड़ेगा यहां पे। उसी प्रकार से अब अगर मैं आगे बढ़ूं, एक और यहां पे बनाऊं, तो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के टेल पे बनता है एंगल। कौन बना रहा है वो एंगल? ये वेक्टर A बना रहा है। कितना बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। और कंपोनेंट के हेड पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा सोचना पड़ेगा 3D में। बाकी आप टेंशन मत लो, जैसे पिछली बार AY बराबर A कॉस बीटा आया, इस बार ये जो AX है ये कितने का आएगा? A कॉस अल्फा आएगा, जो कि मैं यहां पे अब लिख देता हूं। ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके विजुअलाइजेशन एक अलग लेवल पे चले जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये लेक्चर देखने के बाद। तीसरा, अब भाई क्या बच गया? जेड एक्सिस बच गया। तो एक ये वाला पॉइंट O और P, इन तीनों से गुजरता हुआ एक प्लेन आप ऐसा इमेजिन करो, आप ये कुछ ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो जहां पे कंपोनेंट है वहां पे एंगल बनता है गामा। तो ये जो काला वाला लाइन है, लाइन नहीं कहना चाहिए, वेक्टर है, ये एंगल कितना बनाएगा? यहाँ पे गामा एंगल बनाएगा। और ये जो हेड है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा मुश्किल हो सकता है सोचने का, बट सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AZ बराबर A कॉस गामा, क्योंकि तीनों जगह राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तीनों जगह मैंने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लगाया और AX AY के बीच में रिलेशन आया। उनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे को ये 3 इक्वेशंस मिले। ठीक है सर, इतना समझ गए।
ये तो हमने कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लिया, जैसे पिछली बार a cos थीटा a sin थीटा किया था, ठीक है। तो इस बार a cos थीटा की जगह a cos अल्फा आया, a cos बीटा आया, a cos गामा आया, ax ay az ये हमने कह दिया। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वेक्टर्स के लैंग्वेज में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये अब हमें सोचना है। तो देखो बच्चों, हमें OP को रिप्रेजेंट करना है, यही तो मेन वेक्टर है। तो ये OP कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, OMP का। OP कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, OMP का। अब देखिए ये जो साइड है बिल्कुल इसके बराबर है, तो ये जो AY है इसको मैं खींच करके मैं यहां पे ले आता हूं। देखिए ध्यान से, आ गया। अब आप ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, ठीक है। दीज टू साइड्स हैपन टू बी, या दीज टू वेक्टर्स हैपन टू बी द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये थर्ड साइड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका रिजल्टेंट कहलाएगा, सिंपल। तो OM प्लस MP, ध्यान से सुने, OM प्लस MP बराबर आप क्या लिख सकते हो, OP लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यार, अच्छा उससे भी पहले ये देखो क्या लिखना है हमें, OP बराबर क्या है, OM प्लस MP। बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये OM जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे i j k के टर्म्स में, ठीक है। अब देखिए इसको तो हमने खींच के ले आया, फिर से मैं दिखाता हूं आपको। हमने क्या किया, ये जो वेक्टर है और ये जो साइड है दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को खींच के यहाँ पे ले आया, ये आ गया, ठीक है। तो OM प्लस MP बराबर OP हो गया। तो ये कितना है, AY, कौन से डायरेक्शन में, ऊपर मतलब क्या है, पॉजिटिव y मतलब क्या, j कैप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AY j कैप। तो इसको अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं AY j कैप, और यहाँ पे एज इट इज आप क्या लिख दो, OM लिख दो। आप और कुछ कर नहीं सकते। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, OM जो है वो ये छोटे से ट्राइंगल का भी हिस्सा है, जरा ध्यान से देखें आप, ये वाला ट्राइंगल पे ध्यान दें, दिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच करके हम लोग यहां पे लेके आएंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो OM बराबर आप क्या लिख सकते हो, O, यहां पे कुछ एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, मैं भूल गया क्या लगाना, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट को हम लोग कह लेते हैं T। क्या कहेंगे इसको, वील कॉल इट T, ठीक है जी, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई OM बराबर OT प्लस TM। OM बराबर क्या हो जाएगा, OT वेक्टर प्लस TM वेक्टर, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया AY j कैप। तो बच्चों इसको एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है। देखिए O से T, ये जो O से T है ये कौन से डायरेक्शन में है भाई, x के डायरेक्शन में, मतलब i कैप लगेगा। मैग्नीट्यूड कितना है, AX, तो AX i कैप, और ये वाला क्या है, z के डायरेक्शन में है तो k कैप लगेगा। मैग्नीट्यूड कितना है, AZ, बस हो गई बात खत्म। तो यहां पे आना है OT के लिए आना है AX i कैप, TM में आना है AZ k कैप, और ये आना है आपको पहले से ही पता है AY j कैप। बस हो गया काम खत्म। फाइनली मैं लिख देता हूं वेक्टर OP इज इक्वल टू AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। ये हो गया वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मतलब OP वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों के कोफिशिएंट्स देखो आप, i j और k के, तो AX का स्क्वायर, AY का स्क्वायर, AZ का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों इसको फटाफट नोट करें आप। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। फाइंड अ वेक्टर ए बी, एक सेकेंड, हाँ क्या करना है, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें दे रखा है। किसी भी वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे रखा है, हमें बताना है वेक्टर ए बी क्या है। इनिशियल पॉइंट का नाम है ए, फाइनल पॉइंट का नाम है बी। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको बना लेंगे। ये तो बच्चों मैं एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बना पाऊंगा, इसको आप 2D में ही समझो, है तो क्वेश्चन 3D का, ठीक है। तो 1 2 -1 यहाँ पे क्या है,
कोऑर्डिनेट ए है 1 2 -1 और यहाँ पर है बी को हम क्या बोले हैं, बी को हम बोल रहे हैं 3 2 2। बहुत बढ़िया 3 2 2। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेक्टर ए बी, हमें ये बताना है। बहुत सही, तो आप क्या करो, ये कौन सा वेक्टर हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो ये भी पोजीशन वेक्टर हो गया, ये बी का ये ए का, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी। तो देखिए बड़ा आसान है, ओ ए आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर ओ ए प्लस ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। अब आप ए बी को एक्सप्रेस कर लो, अब आप बोलोगे सर ए बी बराबर हो जाना है ओ बी माइनस ओ ए, इतना तो समझ गए। आपको ओ बी लिखना है ओ ए लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर तो मैंने आपको सिखा रखा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए बी की बात कर रहे हैं, एक्स में 3 वाई में 2 और जेड में भी 2, तो क्या लिखोगे आप इसको 3i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया ओ बी। माइनस करना है ओ ए, क्या i प्लस 2j माइनस के, ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 3i माइनस i, तो बच्चों ये हो गया 2i, 2j माइनस 2j तो गया कैंसिल हो गया, 2k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3k कैप। हमें सिर्फ वेक्टर निकालना था कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 4 13, ठीक है। तो वेक्टर ए बी आ गया, अच्छे से लिख देते हैं, ये है वेक्टर ए बी, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसी का मॉड्यूलस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 4 और 9 कितना हो गया 13। जरा चेक कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 13 2i प्लस 3k, खत्म। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखें अब, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। एक यूनिट वेक्टर की खोज करनी है जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। अरे बाप रे, चलो सोचते हैं। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें यूनिट, इनका रिजल्टेंट आएगा और उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर खोजना है। तो देखो इनका रिजल्टेंट जो है वेक्टर आर है, मान लो क्या है, इसको लिखोगे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और हमें क्या खोजना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं लिख देता हूं, ये जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आपको निकालना है आर कैप निकालना है, तो आपको चाहिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसा नहीं, कैसे लिखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मॉड्यूलस। तो बहुत सही, आपको ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टेप में कर देता हूँ, ए और बी दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो i प्लस आई 3i कितना हो जाएगा 4i कैप, ठीक है। अच्छा 4j और माइनस 5j मतलब माइनस j, बहुत सही। और तीसरा आएगा माइनस 2k प्लस k, तो माइनस k बचेगा, माइनस k कैप। तो मेरा न्यूमरेटर का हिसाब किताब हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब क्या करना है मॉड्यूलस, इसी वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये देखो यूनिट वेक्टर निकल गया आपका आर कैप। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अब आपको बाहर में आप क्या लिखोगे 9 10 11, नहीं गलत बोल दिया 16 17 18 अंडर रूट ऑफ 18, and over here we have 4i cap minus j cap minus k cap, that's it. Let me check. 16 17 18, यहाँ पे 3 रूट 2 करके लिखा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 का हो जाएगा 3, 3 रूट 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या है 4i माइनस जे माइनस के, दैट्स इट। नोट दिस, हो गया। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो आप। A vector x when added to the resultant of vectors a and b, अरे बाप रे, gives a unit vector along z y axis। इतना लंबा स्टेटमेंट दे देते हैं ना, तो उसको पहले गणित में बदलते हैं हम। देखिए किसी एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है जिसका नाम है x, उसको a और b के रिजल्टेंट में ऐड करते हैं, तो
ए और बी के रिजल्टेंट में हम ऐड करते हैं। तो मान लो ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसको मैं कहता हूं आर, ठीक। उस रिजल्टेंट में उस वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमको निकल करके जो आता है गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है जे कैप, ठीक है जी। तो ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। ये रिजल्टेंट किसका है, ए और बी का। इस रिजल्टेंट में जब x को जोड़ते हैं तो हमारे को जो वेक्टर मिलता है वो एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये है, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो बड़ा आसान है, देखिए तुरंत इसको मुंह भी कर सकते हो। 3i और 2i कितना हो गया, ये हो गया 5i। ओके सर। उसके बाद -5j और +4j, तो जाहिर सी बात है -j, और क्या आएगा +7k -3k, 7 में से 3 गया 4, तो +4k plus this vector x is equal to j cap. You just need to solve this. So damn simple. आपका वेक्टर x निकल करके आएगा, ये 5i उधर गया मतलब -5i -j +j कितना हो गया, अच्छा ये उधर गया प्लस हो गया +2j and this is going to be +4k cap. Simple, isn't it? और कुछ निकालना था, चेक करूं मैं। -5i + 2i -5i + 2i + 4k, समझ गए। अगला बनाए, ठीक है। एक बार वेक्टर की सीरीज फिनिश होने दो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेंगे ना, उसके बाद आएंगे तगड़े क्वेश्चंस। ये तो बेबी लेवल क्वेश्चंस है, जस्ट टू गेट यू गोइंग, जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ व्हाट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर। अगला देखें, ऑलराइट, दो फोर्सेस हैं, 3i + 4j और 3j + 4k। तो इसमें क्या है, i और j मतलब x y प्लेन में है, इसमें क्या है j और k मतलब y z प्लेन में है। तो ये तो 3D का केस है। एनीवे टेंशन लेने की बात नहीं है, ये दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं और हमें ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों यार इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों को ऐड कर लो आप, क्या हो जाएगा F1 + F2। क्या है 3i + 4j, कितना है 3i + 4j, और ये वाला कितना है F2 का, F2 कितना है 3j + 4k, 3j + 4k, ठीक है। तो ये तो 3i का 3i रहा, 4j और 3j कितना हो गया, प्लस में 7j, और यहाँ पे क्या आएगा 4k। अब आपको क्या पता कर लेना है, इसका रिजल्टेंट बोल, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, ये तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब इसका मॉड्यूलस। तो आपको लगा देना है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये कितना आएगा, इसको 49 में 10 जोड़ोगे तो आता है 59, मतलब 9 है तो 58, 58 में 6 जोड़ो 58, 64 और 10 जोड़ो 74, 74। तो इतना आंसर आएगा, कर लेना सिंप्लीफाई और चाहो तो। ये है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का, ये भी क्लियर है। अब आखिरी क्वेश्चन देखो, 5वां प्रश्न। दो वेक्टर्स दिए हैं, क्या क्या दिया है, a बराबर 3i + 4j, b बराबर 7i + 24j। लिख दूं क्या मैं, a बराबर 3i + 4j और वेक्टर b बराबर 7i + 24j। हमें एक नया वेक्टर ढूंढ करके निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड b के जैसा हो और जो कि a के पैरेलल हो, मतलब डायरेक्शन जो है वो a का है और मैग्नीट्यूड किसका है, b का है। तो यार देखो, आपको जो वेक्टर ढूंढ के निकालना है, ये यहां पे लिख देते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है, दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड किसके जैसा, b के जैसा, और ऐसा लिख लो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन एज डायरेक्शन, ऐसा लिख लो इन एज डायरेक्शन। ये तरीका है लिखने का। अभी इसको बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, भाई यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए। अगर x y और z में होता है तो i j k लिखते हैं, कुछ और डायरेक्शन में होता है तो फिर उस डायरेक्शन वाला जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैग्नीट्यूड b का है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 7i + 24j, सीधा लगाओ आप, ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया, ये बढ़िया से लगा दो, ये मैग्नीट्यूड का हिसाब किताब हो गया। अब डायरेक्शन का हिसाब किताब करते हैं, यूनिट वेक्टर इन एज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन एज डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, गिवन वेक्टर a डिवाइडेड बाय a का खुद का मॉड्यूलस
तो गिवन वेक्टर ए मतलब कितना है 3i प्लस 4j। ओके सर, डिवाइडेड बाय इसी का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे 4 का स्क्वायर। ओके, तो 24 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 24 का स्क्वायर? 24 का स्क्वायर ज्यादा 576, ये 576 और ये 49, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो देखो 576 24 का और 7 का हो जाएगा 49, तो ये आ जाएगा आपका 625। 625 मतलब ये अंडर रूट ये कितना है 25, ये 25 आ गया, कितना हो गया ये 25। लवली, एंड व्हाट वी हैव इज दिस 3i प्लस 4j एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों लिखा? 16 और 9 और 16 कितना 25, अंडर रूट 25 5, 5 is 25, 5 3 is 15 I cap plus 5 4 is 20 j cap. So this is the vector which has a magnitude this much, okay, magnitude is same as b and has a direction or it is parallel to a. That's the vector. ठीक है, समझ में आया? अगले सेशन में बात होगी डॉट टू डॉट की। अब अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।